साथ ही हमारे यहाँ करियर से संबंधित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों का भी छात्राओं को वाचन के लिए दी जाती है। प्लेसमेंट भी एक करियर सेल का महत्वपूर्ण टास्क है जो महाविद्यालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। आज का वेबिनार भी इस Thank you, ma'am. Am I audible to all? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, आ रही है. Okay, thank you. Respected Principal Sir, Dr. R.K. Katare, and IQAC Coordinator, Dr. Suresh Kataria, Dr. Manik Dange, in charge Career Guidance Cell. I would like to thank all of you for providing me this great opportunity to speak in front of the female candidates, especially from the Government Girls PG College, Ratlam. And this is a great initiative by the Aegis of Swami Vivekanand Career Guidance Cell that they have undertook this particular topic under the guidance, and they have initiated this particular talk in between the students. So I thank you, all of you, and I congratulate the college for organizing such a great event. I would also like to thank my colleague Umesh for inviting me and suggesting my name to the college. I really appreciate your efforts. So, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आजकल न्यूज़पेपर में आने लगी हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज से वाकिफ हैं कि ओलंपिक्स नाम का कुछ चीज होता है, पैरालंपिक्स नाम की कोई चीज होती है। जबकि पहले ओलंपिक्स पता था, पैरालंपिक्स के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते थे कि जो पार्टिसिपेट करते हैं जहां तक वो भी बहुत ही कम लोग थे। पर आज के समय पे आप देखोगे कि पैरालंपिक्स का जो परफॉर्मेंस है, इट वाज फार सुपीरियर देन द ओलंपिक्स परफॉर्मेंस, एंड it means that the sports is nowadays getting a great motivation, getting a great push up from the population, and it's a very big deal to say that it is a very very important and integral part of education. जैसे कि इस साल के आपने देखा होगा एजुकेशन पॉलिसी में और बाकी सब चीजों में आपने देखा कि स्पोर्ट्स के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं कि किस प्रकार से इस डोमेन को, इस एरिया को बढ़ाया जाए और किस प्रकार से इसको और ज्यादा लोगों के बीच में फैलाया जाए और उनके लाइफस्टाइल को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसी कोई साइंस, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं, ऐसी कोई एरिया नहीं है जो इससे ज्यादा करीब हो सके किसी भी ह्यूमन लाइफ के, बिकॉज ये हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड ऑल यू कैन से द स्पिरिचुअल एंड ऑल द इमोशनल एस्पेक्ट्स को कवर करता है, और ये हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, एक शिशु है, वो शुरू से क्या करता है? क्या आप उसे एबीसीडी सिखाते हैं या क ख ग घ सिखाते हैं? नहीं। जब वो बोलना भी नहीं जानता, वो तब से सीखता है, और वो तब से किस भाषा में सीखता है? खेल की भाषा में। वो उसे सिर्फ खेलना आता है, आप उसके साथ खेलते हो। कोई ऐसा माँ-बाप है जो पैदा होते ही बच्चे को क ख ग घ सिखाता है? या मम्मी-पापा कहने की जगह पे उसे ये सिखाता है कि आपको ए फॉर एप्पल बोलना है, या उसके साथ खेलने की जगह पे उसके साथ में उस समय पर ये सब पढ़ाइयाँ की जाती हैं? नहीं। बच्चे को खेल की भाषा समझ में आती है। तो इसका मतलब ये है कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उसे हम अलग नहीं कर सकते,
हम चाहे किसी भी स्ट्रीम में पढ़ें, हम चाहे साइंस ऑप्ट करें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, आप या किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाओगे, बिना खेलों के, बिना फिजिकल एजुकेशन के आप इनकम्प्लीट रह जाते हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए कि ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारा ही अभिन्न अंग था जिसके ऊपर हमने इस ध्यान नहीं दिया। इसे एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह रख रखा था हमने, जिसका बॉडी में प्रेजेंस तो है बट यूज़ नहीं था कुछ, क्योंकि हमें उसके यूज़ के बारे में पता नहीं था, उसका एंसेस्ट्रल यूज़ नहीं पता था कि पहले वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता था, या हमें उसके इम्पोर्टेंस और उसकी खूबियों के बारे में काफ़ी समय से नेग्लेक्ट किया जा रहा था। इतना ज़्यादा इसके बारे में कोई समझा नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था, सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस इतनी कम थी कि हम इसे पहचान नहीं पा रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसकी वजह से हम आज के समय पे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस का सामना कर रहे हैं। कैरियर के एस्पेक्ट में बात करें तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट कैरियर है इसका, लेकिन कैरियर के साथ-साथ हर फील्ड में स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इसी स्पोर्ट्स के ज़रिए, इसी फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स के ज़रिए पॉसिबल है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जो कैरियर है उसमें हमें क्या-क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं, हाउ मेनी कोर्सेस आर ऑफर्ड, कितने सारे कोर्सेस ऑफर्ड हैं, कहाँ-कहाँ पर किस-किस यूनिवर्सिटी में क्या-क्या कोर्सेस रन हो रहे हैं और उन्हें हम किस प्रकार से, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसे किस प्रकार से हम जॉइन कर सकते हैं एंड व्हाट आर द ऑप्शंस बाय डूइंग दोज़ कोर्सेस, और ऐसे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें हम फिर ऑप्ट कर सकते हैं एज़ अ जॉब ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि आपके कॉलेज में भी उमेश सर हैं आपके, हम लोग हैं। हम सब भी कहीं न कहीं इसी फील्ड से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वन ऑफ द ऑप्शन जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफिसर। बट ये एक सिंपल और सिंगल डोमेन है। इसके सिवाय बहुत सारी एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आर अवेलेबल इन दिस फील्ड, और इस फील्ड में इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप देखोगे कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा कैरियर ब्राइट है स्टूडेंट्स का इस समय पर। So I'm starting with the presentation. Screen share मैं कर रही हूँ, and I'm starting with the presentation of my slides. मेरी स्लाइड सबको विजिबल है? जी मैम, विजिबल है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दे रखी है जो पहले के एंशिएंट स्पोर्ट्स को डिनोट करती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहले के दिन थे उनमें स्पोर्ट्स और गेम्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किस लिए किया जाता था? फॉर एंजॉयमेंट, फॉर सेटिस्फैक्शन, एंटरटेनमेंट के लिए, रिवॉर्ड मिलते थे पहले, या ब्रेवरी शो करने के लिए कि वी आर दैट मच ऑफ पावरफुल। तो इस चीज के लिए स्पोर्ट्स का बेसिक कंसर्न हुआ करता था। दे आर कंसिडर्ड एज द रिक्रिएशन एक्टिविटी, और इसको सिर्फ मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए इसमें कैरियर ऑप्शंस की बात पहले नहीं की जाती थी। लेकिन आज के समय पे कैरियर ऑप्शंस की बात है इसमें, और इसके पीछे का रीजन ये है कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आप खेलते हो तो आपको एंजॉयमेंट फील होता है, आप सेटिस्फाइड भी होते हो, एंटरटेनमेंट भी मिलता है आपको, और रिवार्ड की तो आप सबको पता ही है कि ओलंपिक्स में कितना रिवार्ड किस-किस प्लेयर को मिला है। ये सारी चीजें इसमें फुलफिल होती हैं, पर साथ-साथ ये आपको कैरियर भी दे रहा है। आज के समय पे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं, उन्हें डिफरेंट गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐसे ही सेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे रेलवेज, बैंक्स, कस्टम्स, इनकम टैक्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, अदर सर्विसेज लाइक बीएसएफ, आरपीएफ, लाइक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, पोस्टल ऑफिसेज, एजी ऑफिस, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर आज के समय पर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जहाँ पर बहुत ज्यादा आपके स्पोर्ट्स पर्सन की डिमांड है, एंड देयर इज स्पोर्ट्स कोटा इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। तो ये सब आपको स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत भर्ती करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स कैरियर जो है, इन शॉर्ट में हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है एकेडमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और दूसरा है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। एकेडमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे कौन-कौन से एकेडमिक कोर्सेस हैं जिनको हम करके अपना कैरियर जो है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आगे बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस ऑफर्ड हैं।
इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, जो हमें पोटेंट बनाते हैं, जो हमें इतना एलिजिबल बनाते हैं कि हम किसी भी सेक्टर में जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के, उनमें जाके एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो खाली स्पोर्ट्स के लिए ही डेवलप हो रहे हैं, और पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऐसे इंस्टीट्यूट्स डेवलप हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं एकेडमिक्स में, तो ऐसे जो मेन कोर्सेस है, जो कोर जो आपका कोर्सेस का है, उसमें डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स में आपका आफ्टर 12th जो है वो डीपीएड, सीपीएड किया जाता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीपीई या फिर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन भी आप बीपीई, बीपीएड या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। बीपीई बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये 3 ईयर कोर्स होता है। बीएससी फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो 3 ईयर कोर्स, और बीपीएड जो है वो आज के समय पर 2 ईयर कोर्स है और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है कई कॉलेजेस में, जो ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर बीपीएड देता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यूजी प्रोग्राम्स काफी स्ट्रॉन्ग गेम्स में जब आप रहते हो, कोई पर्टिकुलर गेम जो आपका स्पेशलाइजेशन में होता है, तो आप उस गेम के आगे जाकर उस गेम में आप मास्टरी हासिल करते हो और आप उस गेम के आगे जाकर टीचर बनते हो। पीजी प्रोग्राम्स में आपके पास है मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड, एमपीई, एंड रिसर्च प्रोग्राम्स में भी यहाँ पर नॉर्मल जैसे बाकी स्ट्रीम्स में होता है, एमफिल, पीएचडी, डीएलएड, डीएससी, दे ऑल आर अवेलेबल। तो ये एक एकेडमिक स्ट्रक्चर है फिजिकल एजुकेशन का कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। जैसे आपने अगर 12th किया है तो भी आपके पास ऑप्शन है, आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप फिजिकल एजुकेशन में आ सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो आप पीजी में भी आ सकते हो। तो आपके पास डिफरेंट ब्रेक्स पे टाइम है कि आप किसी भी समय जब आपको लगे कि आप स्पोर्ट्स को कैरियर लेना चाहते हो, आप जंप कर सकते हो इनटू दिस फील्ड। हायर एजुकेशन की बात करें, जो हायर एजुकेशन में आपके पास जेआरएफ है, नेट है, सेट है, स्लेट है। तो यूजीसी हमारी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हमारे लिए स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो बच्चे आगे जाके पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर मंथ का आपको पैकेज देते हैं, जिससे आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकें। तो ये जेआरएफ पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए दी जाती है। देन आपके पास नेट का ऑप्शन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेट क्लियर करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। आप सेट क्लियर करते हैं या स्लेट क्लियर करते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर स्टेट अपने अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज करती है। इसे क्लियर करने के बाद उस स्टेट के जो कॉलेजेस या उस स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप वहां पढ़ाने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ये हायर एजुकेशन की बात थी। लेकिन अगर हमें स्कूल और कॉलेजेस में जाना है, तो स्कूल और कॉलेजेस में जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट होना चाहिए और यूजी और पीजी होना चाहिए। अगर आपके पास बीपीएड है, तो बीपीएड की बेस पर आप केवीएस, एनवीएस और इस प्रकार के जितने भी सेंट्रल स्कूल्स और स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, उनके लिए एलिजिबल होते हैं। मास्टर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है पीजीटी बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, उन टीचर्स की हम बात करें तो आप उसमें उस सेक्टर में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हायर क्लासेस जो है वो पढ़ाने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इस बेस पर आप जो है बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज ग्रैब कर सकते हो। आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हो। अलाइड एरियाज की यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि ये तो था एक मेन एकेडमिक एरिया। इसके सिवा बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एरिया है। ये आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसे मैनेज किसने किया होगा? देयर वुड बी अ मैनेजर फॉर एवरीथिंग। तो वहां पर आपने देखा होगा किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए, इवेंट को मैनेज करने के लिए आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सेक्टर में भी आप जा सकते हो, जहां पर आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। देन स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, योग एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सेक्टर है, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स किन्सियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं, ये साइंस वाले बच्चे जानते होंगे। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं, ये साइंस वाले बच्चों के इंटरेस्ट जिनको स्पोर्ट्स में है, वो इस फील्ड में आकर आगे काम कर सकते हैं।
like sports statistics, जो मैथमेटिक्स बच्चे ऑप्ट करते हैं, they can go for sports statistics part. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, जो बच्चे हेल्थ एजुकेशन या जो बच्चों को न्यूट्रिशन की लाइन में इंटरेस्ट है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोर्सेज आल्सो। स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, मेजरमेंट इवैल्यूएशन, तो ये सारी बहुत सारी स्पोर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। और जब हम बीपीएड, एमपीएड या आप सीपीएड करते हो, कोई भी कोर्स करते हो, तो वहां पर आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपको एज अपना स्पेशलाइजेशन वहां चूज करना होता है। तो ये बहुत ही आपके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं जो कि मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटके हैं, बट दे आर इंटरेस्टिंग दो बिकॉज दे इंक्लूड योर डेली एक्टिविटीज, डेली फिजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा डोमेन है इस एकेडमिक के बाद वो है कोचिंग का डोमेन। कोचिंग के डोमेन में सबसे जो हमारे पास प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में, दैट इज अवर नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे हम NSNIS के नाम से जानते हैं। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये 7 मई 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉर कोचिंग के लिए, स्पेसिफिकली कोचिंग के लिए। 1960 में जो ओलंपिक्स हुए थे, रोम ओलंपिक्स, उसके बाद में ये देखा गया कि हमारी जो टीम है, हमारे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, वो अपने नेशन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एशिया लेवल तक भी अच्छा कर रहे थे, बट व्हेन दे आर गोइंग अप टू द ओलंपिक्स लेवल, वहां पर जाकर वो मेडल ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, दे आर कमिंग एट द 4th और 5th पोजीशन। तो वहां पर ये पाया गया कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर कोचिंग में जो है प्रॉब्लम है, और कोचिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब हमारे मेडल्स जो है ओलंपिक्स में आ पाएंगे। तो उस समय मिल्खा सिंह भी थे और बहुत सारे ऐसे आपके वो थे प्रोमिनेंट, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, ये सब लोग थे उस समय जो कि मेडल ग्रैब नहीं कर पाए ओलंपिक्स में, बट ये लोग अपनी सुप्रीम परफॉर्मेंस पे थे। तो वहां पर ये देखा गया कि कंपटीशन का प्रेशर बहुत होता है, देयर इज हाई साइकोलॉजी बिहाइंड द कंपटीशन, और साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बिना किसी कोचिंग के पॉसिबल नहीं हो सकता। तो प्रॉपर तरीके से कोचिंग देने के लिए हमारी इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो वहां पर तब ये NSNIS जो है ये इसको एस्टैब्लिश किया गया इस एम के साथ कि दे विल प्रोवाइड प्रॉपर कोचिंग टू द एथलीट्स एंड दे विल जनरेट कोचेस। तो ये NSNIS क्या करता है, ये कोचेस जनरेट करता है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फिर साई सेंटर्स में जाकर काम करते हैं और वहां पर रूट लेवल से कोचिंग देते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट जो है, इसके रीजनल सेंटर्स हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की जो है कोचिंग दी जाती है, कोचेस डेवलप किए जाते हैं। तो अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप जरूरी नहीं है हर बच्चा प्लेयर ही बने, हर बच्चा अकेडमिक में अच्छा हो, कुछ बच्चों को सिखाना भी अच्छा लगता है, दे आर वेरी गुड एट स्किल्स, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कोचिंग की लाइन में जा सकते हैं। उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कोचिंग लाइन भी, जिस तरीके से टीचिंग लाइन अपने आप में यूनिक फील्ड है, ऐसी कोचिंग लाइन जो है ये भी अपने आप में बहुत यूनिक फील्ड है। तो कोचिंग की डायरेक्शन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको यूजी डिग्री चाहिए, एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेजुएट, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड आपका उसमें स्पोर्ट्स अचीवमेंट में बात करें तो आपने ग्रेजुएशन करते समय पर उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए 2 बार, या तो आप 2 बार यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स, इंटर सर्विस, इंटर रेलवेज गेम्स, या फिर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, जूनियर इंटरनेशनल, ये सारे कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, जो आपको ग्रेजुएशन के साथ में होने चाहिए, तब आपको एडमिशन मिलता है, आपको कोचिंग डिप्लोमा करने के लिए एलिजिबल माना जाता है। इसी तरीके के साथ में कैटेगरी बी में आपने देखा होगा, अगर आपके पास यूजी डिग्री नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड बी 12th जो है आपका 10+2 होना चाहिए एटलीस्ट, और आपके पास एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, तो ये इनमें से जो आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं इनमें आपका कम से कम एक बार पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आपको 12th के बाद भी कंसीडर किया जाएगा कि हाँ आप कोच बनने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको उस जगह पर एडमिशन मिलेगा। कैटेगरी सी सेज दैट कि आपका जो है 12th आपके पास होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन या अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो बच्चे हैं, ये कैटेगरी सी उनके लिए है, जिसमें आपका है क्वालिफिकेशन आपके पास 12th होना चाहिए,
और 1 टाइम पार्टिसिपेशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है ये स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहाँ पर इस कंपटीशन का बहुत महत्व है। तो अगर उसमें किसी का मेडल आता है तो दे आर कंसिडर्ड एज द फार एट देयर स्किल लेवल। तो इसीलिए ऐसे लोगों को एडमिशन वहाँ पर फिर मिलता है। तो ये जो नॉर्म्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये नॉट ओनली फॉर NS ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस समय पर अब कोचिंग में डिप्लोमा प्रोवाइड करने लगे हैं, बट NIS इज द सबसे ओल्डेस्ट वन जो है हमारा, सबसे जो पुराना डिप्लोमा देने वाला इंस्टीट्यूट है, दैट इज NIS। तो इसी के साथ में आगे बढ़ती हूँ, मैं कुछ इसके और प्रिस्क्रिप्शंस बताती हूँ कि एज लिमिट आपकी मिनिमम 20 to 35 ईयर्स होनी चाहिए और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, जो एशियन, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप या SC, SC, OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन प्रोसीजर है। तो कोई भी बच्चा 20 से 35 साल के बीच का जो है वो कोचिंग डिप्लोमा करके कोच बन सकता है, अपना कैरियर एज अ कोच स्टार्ट कर सकता है किसी भी टीम के साथ। एंड इसी प्रकार से जैसे NIS डिप्लोमा देता है, ऐसी LNIP ग्वालियर भी जो है आपके मध्य प्रदेश में सिचुएटेड वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो ये प्रोग्राम ऑफर करता है एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल गेम्स में। एंड ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते हो या आपके पास टाइम नहीं है, आप दूसरी पढ़ाई कर रहे हो, बट यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और पार्ट टाइम स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर ऑप्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। आपके पास 6 वीक्स के कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में कराए जाते हैं। 25 डिसिप्लिन्स आर देयर, तो इनमें ये रन हो रहे हैं और इन्हें करने के बाद आप कहीं पर भी जाकर कोचिंग दे सकते हो। पार्ट टाइम कहीं पर भी कोचिंग का अपना खुद का एकेडमी या कुछ भी ऐसा शुरू कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो ये भी एक वन ऑफ द कैरियर ऑप्शन है कि अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप दूसरे फील्ड में भी एंगेज्ड हो, बट पार्ट टाइम एज अ स्पोर्ट्स को भी आप कंसिडर करना चाहते हो, तो आप 6 मंथ के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। मई जून में कराया जाता है, जिससे आपकी नॉर्मल पढ़ाई भी अफेक्ट नहीं होती है और आप स्पोर्ट्स में भी एक जो है अपना इनपुट दे सकते हो। देन मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग करवाया जाता है NIS में और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंतर्गत। तो इसमें मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग में जैसे कोचिंग का डिप्लोमा था, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, उसके साथ साथ मास्टर्स भी करवाया जाता है इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में, जिसमें आपका और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के एस्पेक्ट्स जो हैं वो कराए जाते हैं और इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे कोचेस पर ईयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज्यादा कोचेस होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास जो है कैरियर ऑप्शन बढ़ता है कोचिंग फील्ड में। देन मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज में भी कराया जाता है, जैसे कि LNIP ग्वालियर एंड TNP NS यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड वन मोर देयर आर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सीरीज। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये जो है स्पोर्ट्स कोचिंग की मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आपका PG डिप्लोमा करवाया जाता है स्पोर्ट्स कोचिंग में अदर देन NIS। तो वहाँ पर भी आपके LNIP है, TNPS यूनिवर्सिटी, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अभी इंटरनेट पे और डालोगे तो देयर आर न्यू n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर इमर्जिंग इन इंडिया, दोज हु आर ऑफरिंग दिस PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशंस की। ये तो थी कि हम इतने सारे कॉलेजेस की बात कर चुके हैं कि ये कॉलेजेस जो है ये इनपुट देते हैं, इतना सारा कोर्सेस ये लोग करवाते हैं इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये सारी चीजों में कवर अप हमने किया। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशंस की। आपने देखा होगा नेशनल फेडरेशंस हर गेम की होती हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल फेडरेशंस, और इसी प्रकार से हर स्टेट में आपने देखा होगा कुछ स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वहां से रूट लेवल से लोगों को लेकर आती हैं और उन्हें अपने कह सकते हो कि टैलेंट सर्च करके स्पोर्ट्स फेडरेशंस लेकर आती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं। तो ज्यादातर जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, बट साथ साथ में ये कोचिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं। बहुत सारे ऐसे सारे के सारे जो फेडरेशंस हैं उनको
स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने के लिए रेफरीज की ज़रूरत होती है, कोचेस की ज़रूरत होती है, उनको बहुत सारे ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो कहाँ से आएँगे? ये सारे ऑफिशियल्स जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में रेफरीज हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो ऐसा क्या पढ़ाई करते हैं या वो ऐसा क्या कोर्सेज़ करते हैं जिससे वो एक इंटरनेशनल रेफरी बन जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखोगे फेडरेशंस ऑफर करती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नाम के इनके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस बेस पर इनको जो है कोचेस को और ऑफिशियल्स को क्लासिफाई किया जाता है कि ये लेवल 1 ऑफिशियल हैं कि लेवल 2 या लेवल 3 हैं और उसी प्रकार के टूर्नामेंट्स में फिर उन्हें इनवाइट किया जाता है और उन्हें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इस प्रकार से ऑफर होती हैं। अब इस सारे सेक्टर को छोड़ के आप कोचिंग को भी हम कोचिंग और ऑफिशिएटिंग को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं। जब आप फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में जाते हो तो वहाँ पर फिटनेस का बहुत बड़ा रोल प्ले है। चाहे आप हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, आप कोई भी आप स्पोर्ट्स को ऑप्ट करो। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, तो आप कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं सीख सकते। कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है उसमें आप एक्सीलेंट नहीं हो सकते। तो हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिमम फिटनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस और कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं फिटनेस के क्षेत्र में भी। और ये फिटनेस का जो कोर्सेज हैं ये सारे के सारे आपको जनरल पॉपुलेशन को हेल्दी बनाने में काम करते हैं। तो आप इससे एक तरह का सोशल वर्क भी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें पीजी डिप्लोमा है फिटनेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज थेरेपी, फिटनेस एंड वेलनेस मैनेजमेंट, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट, जिम एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर एंड डिप्लोमा सिंपल डिप्लोमा कोर्सेज हैं जैसे लाइफ गार्ड ट्रेनिंग का आप करते हो, ये स्विमिंग पूल में ज़रूरी होता है। जिम एरोबिक इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हर जगह हर जिम में आपको देखोगे कि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होते हैं। कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कुछ आपको जिम में जाकर मिलते हैं। इसी प्रकार से एरोबिक्स, योग इंस्ट्रक्टर्स, तो इस प्रकार से आप देखोगे बहुत सारे जो हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद में आपके पास शॉर्ट टाइम में ग्रेट कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है इमर्ज होकर आती है। आप इसमें कैरियर बना सकते हो किसी भी फील्ड में। आप फिटनेस एंड वेलनेस मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री के, किसी भी फिटनेस एंड वेलनेस प्रोडक्ट के आप मैनेजर बन सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप फिटनेस और न्यूट्रिशन की बात कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ठीक है? आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे बात कर सकते हो, तो उसमें भी आपके पास स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, जिसमें आप आगे करियर अपना डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज़ जो हैं, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ योग प्रोग्राम्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छा अभी एक इनिशिएटिव किया है, जिसमें योग और फिजिकल एजुकेशन को एज़ अ इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बच्चे इनको भी अपने साथ में फर्स्ट ईयर से ही इन प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और इन प्रोग्राम्स को ऑप्ट करने के बाद फ़ायदा ये है कि आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद अपने खुद के सब्जेक्ट में जिसमें आप पढ़ रहे हो, उसमें अगर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है, आपको लगता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं कर पा रहे हो, आपकी रुचि स्पोर्ट्स में या योग में जा रही है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने एज़ अ सब्जेक्ट उसे चूज़ किया है, तो आगे आप उसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो और कोई भी डिप्लोमा करके 1 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स करके आप स्पोर्ट्स की फील्ड में आ सकते हो। तो योग प्रोग्राम्स भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो अवेलेबल हैं। बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, पीजी प्रोग्राम्स, एमएससी योग थेरेपी, योग एंड नेचुरोपैथी एंड इसी प्रकार से यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, बीएससी योग नेचर केयर, योग एंड नेचुरोपैथी, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं योग एजुकेशन में एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख रहा होगा योग एंड स्पोर्ट्स फर्स्ट एड का भी इनफैक्ट आज के समय पे पीजी डिप्लोमा होने लगा है, जो स्पेसिफिकली जो आपके फर्स्ट एड के लिए जो किसी भी टीम के साथ जो फर्स्ट एड जाता है, तो उस टीम का आप हिस्सा हो सकते हो। तो ये आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, बहुत सारे कॉलेजेस, जिनको आप लेकर अपने करियर को और ब्राइट कर सकते हो। यू कैन डेवलप योरसेल्फ इनटू अ, ओवरऑल पैकेज, जिसमें आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारा आपके पास कंटेंट होगा। इसी प्रकार मैनेजमेंट और अदर पीजी कोर्सेज में आप देख सकते हो स्पोर्ट्स में भी अब एमबीए होने लगा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, एमटेक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में होता है,
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में आता है कि आपने देखा होगा इस बार ओलंपिक्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको नए-नए देखने को मिले होंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आपका जो है पूरा का पूरा स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर साइंटिफिकली डेवलप्ड, है ना? आपकी जो बॉल्स हैं, आपके जो गोल पोस्ट हैं, आपके जो बॉडी गार्डिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स जो डेवलप होते हैं, आपकी हॉकी स्टिक है, बैट है, इन सब का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है, इन सब का एक मटेरियल कौन-सा इनमें यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन्ड होती हैं। तो ये स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ये जो चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना, मैनेज करना, मटेरियल यूज़ का इसमें बात की जाती है। तो ये एमटेक इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में आप नए-नए इक्विपमेंट जो है, आप इस फील्ड में जो देख रहे हैं, टेस्टिंग के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, वो इसी का रिज़ल्ट है। इसी प्रकार से एमएससी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, जो आपको टीम के साथ में जो आज के समय पे आपने देखा होगा साइकोलॉजिस्ट जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम को असिस्ट करते हैं और ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये आपको प्रॉपर तरीके से टीम को जो है किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी जैसे कि उनको जो तनाव होता है उस एरिया में जाकर, एरिना में जाकर उससे आपको बचाए, आपको प्रॉपर गाइडेंस दें, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल मीन्स आपकी टीम रिलेटेड एंड आपकी पर्सनल जो हर्डल्स हैं परफॉर्मेंस आने में जो आपको हर्डल्स आ रहे हैं उनसे डील करने में आपको मदद करते हैं। तो हर टीम के साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जाता है जो आपको मदद करता है किसी भी ऑब्स्टिकल और उस कंपटीशन प्रेशर को बेयर करने में। देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन पे बहुत काम होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे लिए कौन-सा ड्रग बेटर है, कौन-सा ड्रग से हमें नुकसान हो सकते हैं। ऐसे क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, डाइट प्लान किस प्रकार से होना चाहिए, किस स्पोर्ट्स के लिए किस प्रकार की डाइट प्रेफ़रेबल होती है। तो ये सब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है। इसमें अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हो तो आप किसी भी टीम के जो है आप न्यूट्रिशनिस्ट बन के असिस्ट कर सकते हो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स फील्ड में ये जो एरिया है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन उसी के साथ में आप देखोगे कि पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर 1 ईयर होता है। एमएससी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी है, जिसके अंदर आपको एंगल कैसा लेना है, आपको अगर जैवलिन थ्रो करना है तो आपका एंगल क्या होना चाहिए, किस एंगल पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, हमें कैसे पता लगेगा। आपका जो थ्रोइंग एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, अम, आपका जो बॉडी जो आपकी पोजीशन है, आपको कितने स्टेप पीछे से भागकर आना है, कितनी स्टेपिंग लेनी है, किस एंगल में थ्रो करना है, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी का पार्ट है। तो इससे बेटर परफॉर्मेंस आने के लिए हम साइंटिफिकली बॉडी को इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें ये सिखाया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या-क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल सके, परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा अच्छी आ सके। मास कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, जिसे हम आगे डील करेंगे। एंड इन दिस नेक्स्ट जो मैं फोकस देना चाहूँगी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर है, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है ये बहुत बड़ा एरिया है। आज के समय पे बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही एक्सीलेंट फील्ड है जाने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अभी स्पोर्ट्स की फील्ड में जो पत्रकार नहीं हैं, जो उस इन्फॉर्मेशन को, उस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ के, समझ के लिख सकें। स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी को समझना, स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट और एरिया को समझ के लिखना बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के पीजी डिप्लोमास होते हैं, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, मास्टर्स डिग्री होती है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, जिससे हमें नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मिलती है। जैसे कि इसमें सिखाया जाता है कि फंडामेंटल स्किल्स क्या है, हर एक गेम की रूल्स रेगुलेशन क्या है, टीम्स की, प्लेयर्स की स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन, एनालिसिस करना मैच को क्रिटिकल तरीके से, ये सारी चीजें सिखाई जाती है इसके अंदर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के कोर्स के अंदर, जिससे आपका इसमें आपकी बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको प्रॉपर राइटिंग स्किल और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में हो, और आपको रिपोर्टिंग करना सिखाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है जिसमें इस समय पर बहुत ज्यादा स्कोप है। सेम तरीके से अभी कैरियर इन स्पोर्ट्स कमेंट्री भी है, जो कि जर्नलिज्म के साथ साथ ही चलता है। आपने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंटेटर्स देखे होंगे, और आप जब क्रिकेट का मैच पहले के टाइम पे जब चलता था, तो रेडियो में चलाया जाता था। उस समय पे कमेंट्री जो है वो ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती थी, जिससे आपको पता लगता था कि क्या चल रहा है मैच में। क्योंकि विजुअल्स तो होते नहीं थे, रेडियोस थे, तो रेडियोस पर कमेंट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले था।
अब सेम तरीके से आज देखोगे आप तो कमेंट्री जो है वो आज के समय पर उसका स्टैंडर्ड बहुत रेज हो गया है। आपको कमेंट्री में बहुत सारे वीडियोस और सॉफ्टवेयर्स का यूज करना होता है और आप देख सकते हो कि कमेंट्री में आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है ही। साथ साथ में आपके अंदर प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स की नॉलेज होना भी जरूरी है। आप जिस ग्राउंड पर आप बैठे हो, जिसकी कमेंट्री आप करने वाले हो, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स कमेंट्री का कैरियर भी आज के समय पर बहुत अच्छा है और आपने देखा ही होगा कि इस समय पर कमेंट्री में बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंटेटर्स हमारे पास इंडिया से भी इमर्ज होने लगे हैं। पहले हम हमेशा अब्रॉड के कमेंटेटर्स ही देखते थे, पर आज के समय पे इंडिया के कमेंटेटर्स भी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पर जा रहे हैं। सेम वे कैरियर इन ऑफिशिएटिंग में आपने देखा होगा अंपायरिंग का कैरियर है आपके पास क्रिकेट में। इस प्रकार से हर गेम्स के ऑफिशियल्स होते हैं। हर गेम के ऑफिशियल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग की और हर फेडरेशन जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशिएटिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ऑफिशियल्स को ग्रो करने में और उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म दिलाने में। तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, आपका खेल की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बीच का रास्ता ले सकते हो कि आप ऑफिशियल बन सकते हो, एम्पायर बन सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके पास रहेगा। And there is a good handsome amount of money is paid to the officials. Let me explain you this. सेम वे कैरियर इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर आप जो है ऑफिस जॉब्स में बैठ सकते हो, जहाँ पर आप मैनेजमेंट टीम का पार्ट बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑफिस बियरर पोस्ट होती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। मीडिया मैनेजर, मैनेजर कोचिंग एकेडमी, मैनेजर अंपायर एकेडमी, स्टेडियम इंचार्जेस हैं हमारे पास। तो ये सारी पोस्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके पास क्या-क्या पोस्ट हैं आप यहाँ देख सकते हो। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फिजिकल डायरेक्टर, देन फिजिकल एजुकेशन टीचर इन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, टीजीटी, पीजीटी एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अलग रहते हैं, पार्ट टाइम स्पेशल टीचर्स आप बन सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे ही आपको इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हो, आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड है तो आप उसे स्पोर्ट्स के साथ ऐड करके आप काम कर सकते हो। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। आप स्पोर्ट्स के गेमिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेट मी समराइज यू ऑल द थिंग्स कि किस प्रकार से हम जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये जो हमारे पास इतने सारे जो कैरियर ऑप्शंस हैं, ये सब कैरियर ऑप्शंस जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर सकें और ये सारी की सारी जो एरियाज हैं इनमें से आप किसी को भी चूज करेंगे उसके पर्टिकुलर कोर्सेज हैं आपके पास। उन कोर्सेज को करके 2 इयर्स 4 इयर्स जो कोर्सेज हमने मेंशन किए थे आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। इंडिया में इस समय एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में और ज्यादा इंस्टीट्यूट अभी डेवलपिंग फेज में चल रहे हैं। अभी आपका एक और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इनकलकेट होने जा रही है, दैट वुड बी एट द ग्रेट लेवल। आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी है जो हमेशा चैंपियन रही है स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करने में। अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ही आप देखोगे कि हमारे पास ओलंपिक्स में 6 बच्चे खेलने के लिए गए थे। तो ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ऑफ द I can say one of the individual from LNIP ग्वालियर पैरालंपिक्स में खेलने के लिए जैवलिन थ्रो में गए थे अभी, अजीत सिंह। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हैं। ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स के जिन पे हम ध्यान नहीं देते बट अब देना पड़ेगा क्योंकि वो डेवलपिंग फील्ड है और किसी भी डेवलपिंग फील्ड में जंप करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये यंग जनरेशन के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ये ऐसी फील्ड है जो उन्हें फिट भी रखेगी और साथ साथ में उनका कैरियर भी बहुत अच्छी शेप में मोल्ड करेगी। So they will get utmost satisfaction from this field. So any questions, any query from student side if they want to ask anything regarding this particular area?
मैम नमस्ते। यस, सेजल परमार। मैम स्पोर्ट्स में अगर अभी जाना चाहे तो अभी जा सकते हैं क्या? अभी आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैम अभी मतलब कॉलेज में मैम स्पोर्ट्स तो हो नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड अभी नया प्लान आपके पास कैलेंडर नहीं आया है स्पोर्ट्स का, इसीलिए नहीं हो रहा है। मैम तो फिर कॉलेज में स्पोर्ट्स अगर कॉलेज में स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है तो आपको खेलने से किसने रोका है? मैम हम घर पे तो करते ही ट्राई बैडमिंटन। वेरी गुड। आप बैडमिंटन खेलते हैं? हाँ मैम, भाई बहन है ना तो उनके साथ खेलते हैं। वेरी गुड। तो आप एक काम कीजिए, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद बैडमिंटन में पर्टिकुलरली आप बैडमिंटन का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। चाहे कोचिंग में जाना चाहे तो कोचिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, या आप BPEd कर सकते हैं, या बैडमिंटन की स्किल्स ट्रेनिंग के लिए आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। One message is there in the message box about one student wants to do yoga diploma. Sanyati Jain. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको योग डिप्लोमा करना है तो ऐसे योग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे पतंजलि योग पीठ है आपके पास कुवल्या नंदन जी का कैवल्य धाम है, एस व्यासा इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, आपके पास बहुत सारे ऐसे वो भी हैं, कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोकल में भी अगर आप सर्च करोगे, आपके स्टेट में भी, MP में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो योग के डिप्लोमा करा रही है। स्पेसिफिकली सागर यूनिवर्सिटी जो कि सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ योग वहां पर स्टैब्लिश्ड है अपनी MP का, तो आप वहां से भी योग डिप्लोमा या योग में और भी डिग्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. यस, कैलाश। मैम वो मैं PhD के बारे में पूछना चाहती। यस, पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैम वो PhD के लिए नेट निकालना जरूर रहता है क्या? नहीं बच्चे, PhD के लिए नेट निकालना जरूरी नहीं है। PhD के लिए मैंडेटरी है, आपकी मास्टर्स डिग्री में 55% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में PhD करने के लिए, और आपको इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है उस यूनिवर्सिटी का। अगर आप उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको PhD कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैम ये किस टाइम पे एडमिशन होता है PhD? सेम एडमिशन टाइम होता है, जून जुलाई अगस्त का। यही हर सेशन में हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स निकलते हैं, आप अपडेट रहिए वेबसाइट पर। जिस भी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट चेक करते रहिए, फॉर्म निकलेगा, आप डाल सकते हैं। और मैम इनकी फीस कितनी हो सकती? ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेगा, प्राइवेट सेक्टर में अलग होगी, गवर्नमेंट में अलग होगी। ऑन एन अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो आपकी पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 25 to 30,000 के अराउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में रहती है। मैम कितने साल के होते हैं? आपकी अभी 2.5 साल की PhD है, जिसमें आपका कोर्स वर्क इंक्लूडेड है, और उसके में मिनिमम आपका सबमिशन टाइम 2.5 साल है। उसके बाद आप कितना समय ले रहे हैं अपना रिसर्च वर्क पूरा करने में, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट काइंड ऑफ टॉपिक यू हैव सिलेक्टेड। एक मिनट, थैंक यू। ओके, थैंक आई यू होप कि मैम। तुम्हें समझ में आया होगा। यस। यस मैम। थैंक यू मैम।
Yes, ma'am. धन्यवाद माणिक मैडम। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत आयोजित एक खेल, व्यायाम, योग आदि ये सभी हमारे लिए आज एक आवश्यक घटक हो गए हैं। हमने देखा कि विगत 2 वर्षों से ये जो कोरोना महामारी का विनाशकारी स्वरूप हमारे सामने आया है, उसमें ये अत्यावश्यक हो गया है कि हमारी दैनिक जीवन शैली और साथ ही हमारे महाविद्यालय के साथी प्राध्यापकों की, जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग दिया, मैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। किसी भी आयोजन की सफलता उसके टीम वर्क पर निर्भर होती है और वर्तमान परिस्थितियों के कारण आज सभी आयोजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित होते जा रहे हैं और ऑनलाइन वेबिनार के आयोजन के लिए हमारी टेक्निकल टीम जो है, जिसमें जैसे अभी मैडम डांगे ने बताया कि उमेश सिंह सर तो हैं ही, साथ ही हमारे रवि चौबे जी कंप्यूटर सेक्शन से, मेघा आचार्य, सौरभ गुर्जर सर, इन सबके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से आज हम इस वेबिनार को इस स्वरूप में आपके सामने लाने में सफल रहे हैं। मैं आभारी हूँ हमारे तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जिनके सहयोग के बिना कोई भी आयोजन होना संभव नहीं है। इस अवसर पर मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं उन सभी की आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। इन चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि चल उठ खड़ा ओ ए मुसाफिर, अभी तो ये शुरुआत है। चल उठ खड़ा हो ए मुसाफिर, अभी तो ये शुरुआत है। हौसलों की उड़ान भर दूर गगन में, साथ तेरे पूरी कायनात है। कौन रोक सकेगा तुझको, किसकी इतनी बिसात है। ईश्वर ने बख्शी है ये जिंदगी, एक खूबसूरत सौगात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैडम आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद। Thank you, ma'am.